सो हेलो एवरीवन, पॉलिटी थ्रू द रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी को मालूम है, इस पूरी सीरीज में व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज कि एंटायर पॉलिटी, जितनी भी आपकी इंडियन पॉलिटी है, वो किसी मार्केट की बुक से कवर ना करते हुए, बल्कि वेरियस केस लॉज की मदद से, राइट, और साथ में रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से हम वो सारी चीजें अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम ये जान सके कि एक्चुअल में जो हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, वो पॉलिटी के बारे में क्या कह रहा है, राइट, ताकि बेहतर क्लैरिटी हो। और जब भी हमसे वो क्वेश्चन पूछा जाए कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो उन्हें हम बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वहां पे मार्क कर सकें। हमने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स पे ऑलरेडी आई थिंक 2 से 3 लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है? आप जाकर के देख सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी हमने पूरा कर लिया हुआ है। आज हम राइट टू फ्रीडम यहाँ पे कवर करेंगे, और स्पेशली हमारा जो मेन इसमें फोकस रहेगा वो आर्टिकल 19 रहेगा। जब आप देखो अपनी लक्ष्मीकांत वगैरह, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड बुक ऑफ पॉलिटी, उसको भी जब आप कवर करते हैं, आप पाएंगे कि आर्टिकल ये जो फ्रीडम ऑफ राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम है, ये दो ऐसे पार्ट है जो फंडामेंटल राइट के कम से कम 10 से 12 पेजेस आपके खा जाते हैं, और काफी टाइम, अगर आप पहली बार कवर कर रहे हैं, काफी टाइम आपको वो खा जाएंगे। पिछले 2 लेक्चर भाई साहब देख के, ठीक है, जाना एक बार। I hope and I wish आपको you will get much more clarity on the issues related to fundamental rights, especially with respect to the right to freedom, right to equality, and now we are going to cover right to freedom within just around 30 minutes। मेरी ये डेडलाइन है आज की, बहुत लंबा लेक्चर नहीं खींचनी चाहिए, इनफैक्ट बहुत लंबी वीडियोस बननी भी नहीं चाहिए। दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ getting more clarity than the market available, right? market I mean market में available books, उनके मुकाबले थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी चीजों के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले। शुरू करते हैं राइट टू फ्रीडम को। आर्टिकल 19 भाई साहब कह रहा है कि नंबर वन, मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन का कोई टेक्स्ट पढ़ें, तो इस चीज पे हमेशा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, लॉ पे भी जब हम कोई भी चीज पढ़ें, इस चीज पे हमेशा फोकस करना कि ये अवेलेबल किसको है, सिटीजन को है या पर्सन को। अब ये सिटीजन और पर्सन के बीच का डिफरेंस क्या है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पिछले लेक्चर जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहां से हमें ये बात पता चलती है कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और अब आर्टिकल 19। ये कुछ ऐसे आर्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। इनके द्वारा दिए गए राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है, नॉन सिटीजन या फिर पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है? ऑर्डिनरी लीगल पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है, सिटीजन के लिए ही ये अवेलेबल है। तो भाई साहब, भारत में जो फ्रीडम ये 6 मिली हुई है ना, अब ये पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ये किसको मिली हुई है? ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है। अब ये 6 फ्रीडम क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, इसे हम रटेंगे नहीं। सबको मालूम है कि आर्टिकल ये जो 19 है, इसके सब सेक्शन 1 में 6 फ्रीडम लिखी गई है। 1A में स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, ठीक है, आप जो है पीसफुली कहीं असेंबल हो सके, जैसे किसानों के धरने चले हुए हैं, विदाउट आर्म्स, ठीक है। देन फॉर्म ऑफ टू फॉर्म द एसोसिएशंस और यूनियंस, ये बात यहाँ पे याद रखना है। यूनियन की फॉर्मेशन और एसोसिएशन की फॉर्मेशन की आजादी हमें थी, पहले से थी। भाई साहब, इसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी ऐड की गई है। ये कौन बता रहा है हमें? ये बता रहा है हमें कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया आपके जो 97th अमेंडमेंट हुआ 2012 में, उस 97th अमेंडमेंट एक्ट से ना सिर्फ आपके वो आर्टिकल 243 बी वगैरह, वो सारी चीजें हैं, वो पूरी कहानी जो आपने पढ़ी होगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, ना सिर्फ वो चीजें इसमें ऐड की गई, बल्कि इवन आर्टिकल 19 को भी अमेंड किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया भारत में या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जिक्र कहाँ कहाँ है ना? एक वो दे देंगे आपको फंडामेंटल राइट, एक वो दे देंगे आपको डीपीएसपी, ठीक है, एक वो दे देंगे आपको कोई आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 243 बी वगैरह, इसके कोई सबसेक्शन आपको दे देंगे, समझ रहे हो? तो ऐसे करके वो आपसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, राइट? तो अभी डीपीएसपी के बारे में तो हम आगे देखेंगे, फंडामेंटल राइट के बारे में ये जान लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे भी मेंशन्ड है। देन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है कि पूरी इंडिया की टेरिटरी में कहीं पे भी आप फ्रीली जो है मूव कर सको।
राइट। हालांकि इसमें इनर लाइन परमिट वगैरह के, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस भी है, दो। ये इसलिए रिस्ट्रिक्शंस का जानना इसलिए जरूरी है कि कौन से राइट पे कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, बिकॉज इन 2022 मेंस उन्होंने स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में जो राइट टू रेजिडेंस है और जो राइट टू मूवमेंट है, उसमें कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन है। तो वो क्वेश्चन मेंस में पूछा गया, आपको वो पता होनी चाहिए कि सिर्फ दो ही ग्राउंड हैं इसे रिस्ट्रिक्ट करने के, इस वाले पार्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। कुछ आपके अदर राइट्स दिए गए हैं, जैसे भारत में कहीं पे भी रिजाइड और सेटल होने की आपको आजादी होनी चाहिए, राइट। और फिर ये एफ को हटा दिया गया है। यहाँ पे आपको ये भी इंफॉर्मेशन साथ में मिलती है कि भाई साहब, जो आपका इसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ये हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट से। अदरवाइज राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 19 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन एफ के अंडर भी। तो सिर्फ वो आर्टिकल 31 वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है, यहाँ पे भी फंडामेंटल, मतलब ये एक फ्रीडम के तौर पे यहाँ पे भी मेंशन थी। यहाँ से ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया, ये फ्रीडम यहाँ से हटा दी गई, समझ रहे हो। देन टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन। अब देखो, समझो एक बात को, अगर मान लो आपको भारत में कहीं पे भी जाने की आजादी हो जाए, तो हो सकता है आप कहीं पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में अंदर हो जाए, ठीक है, वहां पे नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है ना, या फिर आपको कहीं पे भी रिजाइड होने की आजादी मिल जाए, तो हो सकता है आप कहीं भाई सेंसिटिव ट्राइबल एरिया में रिजाइड करने की जिद मांग ले। आप बोलें कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे यहीं रहना है, यहीं रुकना है, समझ रहे हो। तो कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, जो हमने देखा पॉजिटिव फ्रीडम, नेगेटिव फ्रीडम वगैरह के बारे में। तो कुछ लोगों की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए अदर लोगों की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। ट्राइबल लोगों की फ्रीडम टू मेंटेन देयर ट्राइबल आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, राइट, वन सेकेंड, हाँ वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड प्लीज, लेट मी पॉज इट। ओके, सॉरी सॉरी। सो हाँ, तो ट्राइबल लोगों की ये फ्रीडम को सिक्योर करने के लिए आपकी फ्रीडम को लिमिट करना जरूरी है। इसीलिए आप पाएंगे आर्टिकल 19 में ही इसी के साथ नीचे कुछ लिमिटेशंस दी गई है, स्पेसिफिक राइट के लिए स्पेसिफिक लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल, जो हमने आर्टिकल 19 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ए पढ़ा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उस पे 8 रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद प्रेस्क्राइब की हुई है। कहा है कि भैया सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, दिस इज बेसिकली योर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये स्टेट पे, ठीक है, स्टेट पे किसी भी तरीके की प्रिवेंशन नहीं होगी टू मेक एनी लॉ इन सो फार एज सच लॉ इम्पोजेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन स्टेट इम्पोज कर सकता है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, बट दे शुड बी रीजनेबल एज वेल, राइट, ऑन द एक्सरसाइज ऑफ right conferred by the said subclause in the interest of sovereignty and integrity of India. Now this is again जो कि यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि भाई साहब, हमें बार बार बताया जाता है ग्रैंड ओल्ड बुक ऑफ पॉलिटी के द्वारा कि इंटेग्रिटी वर्ड जो है पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट की जो है हमें कहानी बताई जाती है, राइट। लेकिन sovereignty and integrity of India, this entire phrase was already there, available there in the constitution in fundamental rights. अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि भैया इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ मेंशन्ड है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड है, क्या ये प्रियम्बल में मेंशन्ड है, क्या ये आपके, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, आपको इन सब चीजों में इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया मिलेगी, समझ रहे हो बात को। तो इंटेग्रिटी यहाँ पे भी मेंशन्ड है, ये वर्ड पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि भैया ये कहाँ कहाँ मेंशन्ड है, अगर पता ही नहीं है तो हम आइडिया लगा नहीं सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सेज, कॉन्स्टिट्यूशन का फुटनोट हमें कह रहा है कि भाई साहब, भारत में ऑलरेडी ये जो, राइट, ये जो सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया है, यहाँ देखो 4 यहाँ मार्क किया गया है, ये जो फ्रेज है
ये फ्रेज ऑलरेडी भारत में 16th अमेंडमेंट एक्ट से नेहरू जी के टाइम पे ऑलरेडी ला दिया गया था। ये फ्रेज ऑलरेडी ऐड हो चुका है, पहले ही ऐड हो चुका है। समझ रहे हो ना बात को? तो ये याद आपने रखना है कि आर्टिकल 19 में ऑलरेडी सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया ये फ्रेज पहले से एडिड था, इवन इवन बिफोर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये 16th, आपको याद नहीं रखना है कि 16th से हुआ है, कौन से हुआ है, ये याद रखना है कि एडिट था, इवन बिफोर दैट एडिट था। अगर वो बोले कि दिस फ्रेज इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट, नो, even before that it was there in the constitution of India. Then there are certain other restrictions also. For example, you have to maintain the security of the state, friendly relations with foreign states. Now this is another thing जो आपको याद रखना है। ये क्लॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वाला क्लॉज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया। ठीक है, एक्चुअल में हुआ ये था कि right, there was an agreement in Nehru, there was a Nehru Likayat agreement. Likayat Ali Khan, he was ठीक है, Ali Khan, he was the first prime minister of Pakistan. इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था बेसिकली, राइट, दैट आफ्टर द पार्टीशन, जो कि इस बात के लिए था मेनली कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी नंबर वन एसेट है, एसेट्स का अच्छे से बंटवारा हो जाए। नंबर दो कि भैया जो पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, इन माइनॉरिटी पॉपुलेशन की प्रोटेक्शन अच्छे से की जाए। इस एसेट के मामले में बहुत सारे इंडियन लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने इस एग्रीमेंट को क्रिटिसाइज किया कि भाई पाकिस्तान नहीं दे रहा है, तुम काहे दे रहे हो, समझ रहे हो? तो ये सब मामला बहुत ज्यादा जब बढ़ गया, इवन मद्रास के देयर वाज अ मद्रास इंटेलेक्चुअल, मैं उनका नाम भूल गया, उनको बकायदा इस ग्राउंड पे जेल तक भेजा गया था कि व्हाई आर यू प्रोटेस्टिंग ऑल दिस, दिस इज आई मीन समथिंग रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, एंड फॉरेन पॉलिसी इज समथिंग वेयर all the citizens they must show their patience, they must show their unity, and you must support government in the matters involving the foreign relations. So this clause was specifically added after first constitution amendment act. Friendly relations with foreign state, then public order, decency और morality, है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी एक लिमिटेशन है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, और डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। नाउ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी एक ऐसी चीज है जिसका आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नंबर वन आपको याद रखना है, इट इज नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं किया गया है कि कोर्ट का कंटेम्प्ट मतलब क्या होगा। इसको डिफाइन करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट अलग से बना हुआ है इंडिया में, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ही प्रेस्क्राइब, हे भगवान, वन सेकेंड गाइस, ओके, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ही प्रेस्क्राइब करता है कि भाई साहब भारत में दो तरीके के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकते हैं। एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। बस ये छोटी सी, आपको किसमें क्या क्या सजा दी जा रही है उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखनी है, कम से कम ये पता चले कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट कौन सा होगा, सिविल ऑफेंस कौन सा होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंडर। सिविल कंटेम्प्ट इज बेसिकली व्हेन यू आर willfully disobeying the order of the court, राइट। इस ग्राउंड पे आप जो है खुद किसी भी ऑफेंस को सिविल या फिर कॉन्टेम्प्ट ऑफेंस में खुद कैटेगराइज कर पाओगे जब आप ये जो दोनों के बीच डिफरेंस है, लाइन ऑफ डिफरेंस, ये समझ आएंगे। सो सिविल कॉन्टेम्प्ट इज बेसिकली विलफुलिंग डिसओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब आप अपनी इच्छा से कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हो, बस ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हो, राइट, but you are not scandalizing the dignity of the court, right, you are maintaining the dignity of the court. The moment you reach one step ahead, you cross this line, उस वक्त जब आप, ठीक है, डिग्निटी ऑफ द कोर्ट को हार्म कर रहे हो, the image of the court is brought down, or the judgment is
criticized without rational grounds in such a way that it brings down the dignity and the position of the court. एक तरीके से जब आप कोर्ट की इमेज को हार्म कर रहे हो, वो होगा आपका क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट. सो सिविल कॉन्टेम्प्ट नॉर्मल सा कॉन्टेम्प्ट है, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट दिस इज अ, ठीक है, दिस इज अ सीरियस ऑफेंस और इसके लिए पनिशमेंट भी दी जाती है. आई थिंक 6 महीने से लेकर के, राइट, इतनी कर सजा थी. और यही क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट जो है, कॉन्टेम्प्ट के चार्ज कुछ साल पहले लगे थे प्रशांत भूषण पे, आपको याद होगा. प्रशांत भूषण केस जो है बहुत ज्यादा फेमस था और इन पे 1 रुपए का जुर्माना भी लगा था. बोलते हम तुम्हें 1 रुपए का चार्ज लगा रहे हैं. प्रशांत भूषण ने कमेंट कर दिया था उस टाइम के सीजीआई, आई थिंक जस्टिस बोबडे वाज द सीजीआई एट दैट टाइम, जितना मुझे याद आ रहा है. तो इन पे इन्होंने कमेंट कर दिया था कि, राइट, देयर वाज सर्टेन कमेंट जो कि इनकी फोटोज वगैरह से रिलेटेड था. सो इस ग्राउंड पे जो है, राइट, इन्हें क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे कंसीडर किया गया, कॉन्टेम्प्ट के तौर पे कंसीडर किया गया. दिस इज बेसिकली द कहानी ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, राइट. तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज अनदर ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन योर फंडामेंटल राइट, ऑन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ये 8 के 8 ग्राउंड आपको पता होने चाहिए. ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ग्राउंड मेंशन है, कौन सा ग्राउंड मेंशन नहीं है. जैसे हमने आर्टिकल 15 के लिए, आर्टिकल 16 के लिए पढ़ा कि आर्टिकल 16 में 2 ग्राउंड और आ जाते हैं, ठीक है, 2 ग्राउंड रिस्ट्रिक्शन के और आ जाते हैं ऑन योर राइट टू इक्वालिटी. ऐसे ही हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कौन से ग्राउंड हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन से ग्राउंड में प्रेस्क्राइब की गई है, राइट. सिर्फ ये ग्राउंड मेंशन्ड है: सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, contempt of court, defamation, and incitement to an offense. This is also a ground of ठीक है, restriction on your freedom of speech and expression. Constitutional grounds, right? There may be any other, ठीक है, there are so many other, ठीक है, acts, legislations, for example NIA Act, etc. ठीक है, National Security Act, etc. And there are many other, राइट, फॉर एग्जांपल सीआरपीसी. अब तो ठीक है, ये इनके नाम ही चेंज हो गए हैं, अब इनके प्रोविजन देखने पड़ेंगे यार बाद में. लेकिन अभी के लिए जो भी कोड्स आपके क्रिमिनल कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें अदर ग्राउंड्स भी हैं, राइट. फॉर एग्जांपल इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, अब वो भी अमेंड हुआ है रिसेंटली 2022 में. आई थिंक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट पे भी इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया हुआ है और वो टीआरआई को नई कुछ पावर्स देने की जो है बात चल रही है. तो ऐसे ऐसे नए अमेंडमेंट हो रहे हैं जो कि हमारी खबर में नहीं है. इन सब चीजों को कवर करेंगे किसी दिन आराम से. लेकिन अभी के लिए ये समझो देयर आर सो मेनी अदर एक्ट्स, ठीक है, सो मेनी अदर लॉज which are basically providing for many other grounds of restriction on your freedom of speech and expression as well, right. So आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है. एक और बात आपको याद रखनी है कि भाई साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट लिमिटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम योर साइड ओनली. ये सिर्फ आपकी साइड से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तक लिमिटेड नहीं है. ये, ठीक है, आपके इनपुट साइड से भी, ठीक है, उसको भी कवर करता है. फॉर एग्जाम्पल, राइट टू नो is also a fundamental right under Article 19 subsection 1 subsection A, but it is not provided in the Constitution. Judicial interpretation of this subsection ये इतनी ब्रॉड कर दी गई है कि आपका राइट टू नो इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. Why? Because whenever you have to express something, whenever, I mean, we are a constitutional democracy and democracy requires a healthy culture of debate and discussion between the citizens. So whenever citizens have to express something, they have to express something which is informed. Whenever the debate has to happen, it has to be an informed debate, right. To make your debates informed, आपको information तो मिलनी चाहिए. This is why right to know, right, right to information, this is also one of the freedom categorized under article 19. अब right to information का article 21 से भी लेना देना है. लेकिन when it comes to right to know something, right, right to get the information, ये आपके freedom of speech and expression से relate करता है.
तो ये डिमांड साइड सप्लाई साइड दोनों को डील कर रहा है। एक बात आपको ये भी याद रखनी है साथ में, राइट। देन कम्स योर सब क्लॉज 2, इस पे जो आपके रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन सब क्लॉज बी मतलब फ्रीडम ऑफ असेंबली पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। क्या क्या? सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, वही कि भैया जो 16th अमेंडमेंट एक्ट से ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, वो क्लॉज इस पे भी एप्लीकेबल है कि अगर आपकी असेंबली भारत की संप्रभुता को समाप्त करने की कोशिश करती है या भारत की अखंडता, भारत की एकता अखंडता को के खिलाफ जा रही है, तो वो आपके राइट उस पे लिमिटेशन लगाई जा सकती है। पब्लिक ऑर्डर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सरसाइज ऑफ राइट कन्फर्ड बाय द सब क्लॉज, ठीक है 2। तो इन ग्राउंड्स पे, ठीक है, इन ग्राउंड्स पे पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इन ग्राउंड्स पे आपके फ्रीडम ऑफ असेंबली को रोका जा सकता है बिना हथियारों के। आप, ठीक है, आपकी इवन बिना हथियारों की असेंबली को रोका जा सकता है। दीज आर द ग्राउंड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि अगर आप पब्लिक ऑर्डर के लिए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट पैदा कर रहे हो, इसी पब्लिक ऑर्डर पे अगर आप कहीं थ्रेट पैदा कर रहे हो, उसी के लिए आपके सीआरपीसी का सेक्शन 144 लागू होता है, ठीक है। जहां पे भी आप देखेंगे कर्फ्यू वगैरह की जो धाराएं हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पे सीआरपीसी वगैरह में इसी ग्राउंड पे आपके, ठीक है, आपके लागू होते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट योर फ्रीडम ऑफ असेंबली। रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ा थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि कहाँ पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन है, राइट। उन्होंने मेंस में डायरेक्टली यही चीज पूछ लिया था, ये जो सब क्लॉज 5 था, जाकर के देख लेना, मेंस 2022 में उन्होंने इतना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस पे। सब क्लॉज डी बात कर रहा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे, सब क्लॉज ई बात कर रहा है आपके, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस पे, कि भैया आप इंडिया में कहीं पे भी रिजाइड कर सकते हो। तो इन पे कौन कौन से ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है? आम आदमी कुछ भी लिख देगा, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी। भाई साहब वो नहीं है। इस चीज के लिए स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब किए गए हैं ओनली दो ग्राउंड। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ दो ग्राउंड पे लागू की जा सकती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। एक, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, आम आदमी की इंटरेस्ट में आपको कहीं पे रहने से या फिर कहीं पे जाने से रोका जा सकता है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में। और एक, इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी स्केड्यूल्ड ट्राइब। समझ रहे हो? ट्राइबल एरिया के इंटरेस्ट में भी आपको किसी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने से रोका जा सकता है, किसी स्केड्यूल ट्राइब के एरिया से जाने से रोका जा सकता है। इसीलिए भारत में, ठीक है, कुछ एक स्टेट्स में इनर लाइन परमिट का प्रावधान है, ठीक है। मेनली जो इनर लाइन परमिट का प्रावधान है, ये इशू किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इनमें एडिशन किया जाता है बाय द होम मिनिस्ट्री। कौन सा स्टेट इसमें आएगा इस परमिट के एरिया एरा में, एरिया इस परमिट के अंडर, ठीक है, और कौन सा नहीं आएगा, ये होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट इशू इन परमिट्स को करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। और ये इनर लाइन परमिट याद रखना, इस पे अलग से एक वीडियो बनेगी, ठीक है, क्योंकि जब हम सिटीजनशिप को कवर करेंगे, देर आर डिफरेंट परमिट सिस्टम्स फॉर सिटीजन्स, ठीक है। इनर लाइन परमिट सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं, और फॉरेनर्स पे इनर लाइन परमिट लागू नहीं होता उनके लिए, ठीक है। देयर इज डिफरेंट परमिट सिस्टम, तो इनको अच्छे से कवर करेंगे, राइट। और जो नॉर्थ ईस्ट के ईस्टर्न जो आपके 4 स्टेट्स हैं इनर लाइन परमिट के लिए, ये ऊपर आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर आपका नागालैंड, फिर आपका ये मणिपुर, फिर आपका मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। यहाँ पे भी इनर लाइन परमिट आपको इन इन 4 स्टेट्स में मिलेंगे। हालांकि जो इवन आपके लद्दाख के जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे भी आपको इनर लाइन परमिट का प्रोविजन मिलेगा, बट वो इस इस नॉर्मल इनर लाइन परमिट के अंडर नहीं है, उनका अलग से कॉन्सेप्ट है। इस पे जब हम सिटीजनशिप को कवर करेंगे, अदरवाइज बहुत हौच पौच हो जाएगी, ठीक है। आईएलपी एक बड़ा टॉपिक है, इस पे उस टाइम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये समझ लो कि भैया इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब में, इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, भारत में ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं कि अगर आपको वहां विजिट करना है, आपको स्पेशल परमिट लेने पड़ेंगे, नहीं मिले तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन योर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड योर फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, राइट। ऐसे ही देर इज, ठीक है, देर इज सब क्लॉज सी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
जो बात कर रहा है आपकी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में कि भैया आप कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, राइट? कोई भी आप यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? कोई ट्रेड यूनियन हो जाए, कोई आपकी वर्कर यूनियन हो जाए, उन यूनियंस को फॉर्म करने की आपको पास आज़ादी तो है, लेकिन भाई साहब उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के बेसिस पे, पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे, मॉरलिटी के बेसिस पे। ऊपर देखना आप, जहां आप कहीं फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात कर रहे होंगे, ठीक है, कहीं असेंबल पीसफुल असेंबल होने का, ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह का अगर कहीं बात कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको मॉरलिटी, ठीक है, ये इस तरीके की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ आपको मोरालिटी भी इंक्लूड की गई है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे हैं वो मॉरल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप कुछ ऊट-पटांग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, राइट? कहीं आप मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि आई विल रन ए सेक्स रैकेट हियर एंड आई नीड अ रिकॉग्निशन फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज माय फंडामेंटल राइट टू फॉर्म सच ऑर्गेनाइजेशन। नो, it must adhere to the moral standards of the society. So sovereignty and integrity of India, public order and morality, these are the restrictions that are provided for your freedom of, basically your freedom of forming the associations, right? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक दूसरी बात यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा, freedom of forming the association is your fundamental right, yes, but getting recognition is not a fundamental right. It means you form an association, you form a party, you form a union, you form a cooperative, but it does not extend the right to get a recognition for that union. समझ रहे हो? आपको इससे उस यूनियन के लिए रिकॉग्निशन लेने का अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप जो है खुद को रजिस्टर कर पाओ। इसीलिए तो समझ रहे हो, कहीं आप कहीं स्टेट रजिस्ट्रार में जाओ, ठीक है? रजिस्ट्रेशन आई मीन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट कई स्टेट्स के बने हुए हैं, इंडिया का तो है ही 1872 वाला। तो देयर आर सो मेनी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जिसके तहत आप एनजीओज वगैरह को रजिस्टर करते हैं। जब भी आप ये रजिस्टर कर रहे हो, आप पाएंगे कि रजिस्ट्रार भाई साहब कई बार 6-7 महीने, कई बार 2-2 साल भी लगा लेता है, रजिस्टर फिर भी नहीं करेगा। उसे पता है दिस इज नॉट ए फंडामेंटल राइट गेटिंग रिकॉग्निशन। यू फॉर्म योर यूनियन, वेल एंड गुड, बट इट इज at the discretion of the state whether to recognize it for under a certain category or not, right? तो ये बात भी आपको याद रखनी है यहाँ से। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, राइट, जो कि काफी लॉजिकल भी है और जो कि अच्छा क्वेश्चन भी बनेगा कि इनमें से कौन सी चीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुई है। मैं बार बार फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज पहले ये 42nd अमेंडमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे, 42nd या 44th से रिलेटेड, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी पे पूछ लेंगे ये वो। पिछले 1-2 साल से मैंने देखा है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पे क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं कि इसके प्रोविजन, फॉर एग्जाम्पल एक बार तो उन्होंने इतना सिंपल पूछ लिया था कि आया किसके टाइम में था, ये पीएम कौन था उस टाइम, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, राइट? सो ये इसलिए जरूरी है। इसका जो जी पार्ट है ना, ये कह रहा है कि एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने और किसी भी ऑक्यूपेशन या ट्रेड को कैरी ऑन करने का आपके पास पूरा हक होगा। सब सेक्शन जी कह रहा है, ठीक है भाई साहब, अगर आपके पास इतना पूरा हक हो जाए किसी भी प्रोफेशन को कैरी ऑन करने का, आप तो कल को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री बना दोगे। समझ रहे हो? किसी भी ऑक्यूपेशन कैरी ऑन करने का, मान लो आप एक चरसी निकले और तुम गांजे की दुकान सेटअप कर लो, या ऐसे ही बोल दो तुम एक बढ़िया अच्छे चरसी हो और तुम मेडिकल स्टोर खोल दो, ये भी हो सकता है ना? और लोग मर जाएंगे उसमें उतने। इन चीजों को बचाए रखने के लिए देयर शुड बी सर्टेन सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। वो रिस्ट्रिक्शन जो है, वो रिस्ट्रिक्शन हालांकि ऑलरेडी पहले प्रोवाइड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो काफी बाद में एड्रेस किया गया। पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिस्ट्रिक्शन थी कि भैया स्टेट के पास पावर होगी, ठीक है, टू प्रिवेंट, है ना, स्टेट के पास पावर होगी कि कोई भी लॉ वो क्रिएट कर दे जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, कि ऐसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट कन्फर्ड बाय द सेड सब क्लॉज एंड इन पर्टिकुलर, ठीक है, इन पर्टिकुलर ये आगे का इसमें ऐड कर दिया गया। इन इन इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि स्टेट के पास जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी लिमिटेशन प्रेस्क्राइब करने वाला लॉ बनाने की पावर होगी,
ठीक है, ये जो राइट टू ऑक्यूपेशन है, इस पे कोई भी लिमिटेशन प्रेस्क्राइब करने वाला लॉ बनाने की आजादी स्टेट के पास होगी। ये ये बात कह रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले यही था। उसके बाद ठीक है, इसको आगे थोड़ा ऐड किया गया और ये जो अब प्रोविजन है, ये सबसे क्रूशियल प्रोविजन है जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट कहानी आर्टिकल 31 क्या बोलते हैं ए, ठीक है, और फिर आपका ठीक है जो भी स्केड्यूल, ठीक है, 9 शेड्यूल एटसेट्रा, ये सब कहानी के अलावा एक जो इम्पोर्टेंट बात हमने देखी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो आई, वो ये थी कि भाई साहब, इस आर्टिकल में दिए गए फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग स्टेट के पास ये पावर होगी कि वो प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए प्रेस्क्राइब कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप एक अच्छे फार्मासिस्ट होने चाहिए। इस तरीके की जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये प्रेस्क्राइब करने की जो आज़ादी है वो स्टेट के पास होनी चाहिए। ये नंबर 1 क्लॉज आया आपके राइट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्लॉज आया इधर, वो ये है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई साहब एक क्वेश्चन वो यहाँ से अच्छा ये भी बनाएंगे कि फंडामेंटल राइट्स इनमें से कौन से, ठीक है, कौन सी आइडियोलॉजी को डिपिक्ट करता है, लिबरलिज्म को, सोशलिज्म को, गांधीयनिज्म को, ठीक है, मल्टीकल्चरलिज्म को। भाई साहब फंडामेंटल राइट सिर्फ लिबरल आइडिया नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इट इज अ लिबरल आइडिया, यूएसए से लिया हुआ है। नो, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, गांधीयनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, जितने इज्म है सब चीजें थोड़ी थोड़ी करके आपको मिल रही होगी इसमें फंडामेंटल राइट्स में। सोशलिज्म का यहाँ ये आपको ये भी मिल रहा है, राइट टू इक्वालिटी के अलावा सोशलिज्म का यहाँ ये एक एलिमेंट आपको मिल रहा है कि भाई साहब स्टेट के पास इसमें अथॉरिटी दी गई इस एक फर्स्ट अमेंडमेंट ला करके कि आप, है ना, कि आप जो है किसी भी बिजनेस को खुद कैरी ऑन कर सकते हैं। इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। फॉर एग्जांपल, इंडिया में आज के दौर में एटॉमिक एनर्जी जो है, पढ़ेंगे हम, ठीक है, साइंस एंड टेक का। भाई साहब एक और चीज, अगर आप साइंस एंड टेक के लिए वरीड हो, आपको लग रहा है कि ठीक है तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो आपको बता दें कि साइंस एंड टेक का कोर्स 23 तारीख से 23 फेब से शुरू होगा और बढ़िया से एकदम आराम से बैठ के डेली क्लासेज होगी, 1-1 घंटा की लाइव क्लासेज होगी। आप ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी इस पे वीडियो आएगी। आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो उस कोर्स को, और कोर्स बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होगा, हर कोई उसको, ठीक है, अफोर्ड कर पाएगा, ट्रस्ट में। और वो लोग जो नहीं जानते हैं, पिछले साल 9 आउट ऑफ 13 साइंस एंड टेक क्वेश्चन वो डायरेक्ट हिट थे अपने सिर्फ 10-10 घंटे की सीरीज से, समझ रहे हो? तो ये चीज आने वाली है, आराम से बैठ के बढ़िया पीवाईक्यू वीवाईक्यू वगैरह सब साइंस एंड टेक के बेसिक कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग एवरीथिंग वहां पे कवर करने की कोशिश की जाएगी, राइट? तो आप बने रह सकते हैं। तो साइंस एंड टेक में एक चीज हम ये भी पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली पढ़ेंगे, उसमें हम पाएंगे कि भारत में जो एटॉमिक एनर्जी है, ये मोनोपोलाइज्ड सेक्टर है, मोनोपोली है इसमें स्टेट की, ठीक है, सिर्फ स्टेट ही इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इनफैक्ट एफडीआई है ना, तो वो एफडीआई का कॉन्सेप्ट अलग है कि आप जो है राइट एटॉमिक ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनको एस्टेब्लिश करने के लिए, प्लांट को एस्टेब्लिश करने, नॉट फॉर रनिंग द ऑपरेशन बट प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए एफडीआई वगैरह ओपनिंग वहां पे की जा चुकी है। लेकिन एटॉमिक एनर्जी एक्ट, जो भी इंडिया में एटॉमिक पावर जनरेशन होगी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट की अथॉरिटी के अंडर होगी। ये इनफैक्ट बहुत स्ट्रिंजेंट बना दिया गया है रिसेंटली, जो 2016-17 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। तो ऐसे कई सारे ऑक्यूपेशन है जिसमें कि स्टेट की मोनोपोली को एस्टेब्लिश किया गया है और वो एनेबल किया गया, उस मोनोपोली को यहाँ से एनेबल किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से कि आप किसी प्राइवेट सिटीजन को एक्सक्लूड कर सकते हैं पार्शियली या कंप्लीटली फ्रॉम एनी ट्रेड और बिजनेस। तो स्टेट की मोनोपोली किसी बिजनेस में एस्टेब्लिश की जा सकती है, ये बात इधर से हमें पता चली, समझ रहे हो? सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 19। अब ठीक है, लंबे लेक्चर हमें नहीं लेने चाहिए क्योंकि फंडामेंटल राइट एक है, बड़ी चीज है। तो इस पे 3 कर वीडियो और आएगी और अच्छे से ब्रॉडली कवर कर रहे हैं हम, राइट?
क्योंकि डीपीएसपी ऐसी चीज है भाई साहब कि ठीक है, 2 वीडियो ज्यादा से ज्यादा आधे आधे घंटे की, 1 घंटे की हो गई, और अच्छे क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से, और प्रीएम्बल के कॉन्सेप्ट्स, भाई साहब यहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन पॉलिटी के बनते हैं, सिर्फ इतने से ही। बाकी तो सब गंदगी है। मैं सही में बताऊं, ये जो बाकी स्ट्रक्चरल पार्ट है कि प्रेसिडेंट किसको कहाँ अपॉइंट करता है वगैरह वगैरह, कौन किसको इलेक्ट करता है कौन नहीं करता है, किधर किसका, समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की ये पावर कौन सी है, सेक्शन वेक्शन रिमेम्बर करना, यहाँ से बहुत ही कम आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मेन क्वेश्चन इधर से मिल रहे हैं आपको, और इसीलिए इसको जितना अच्छे से कवर किया जाए उतना अच्छे से करेंगे। राइट, आराम से करेंगे, धीरे करेंगे, वीडियो आती रहेगी, आई थिंक कल भी आएगी, ठीक है। परसों संभव है कि नहीं आए, परसों और चौथ, लेकिन कल आएगी। परसों के लिए ठीक, कोई बात नहीं, परसों के लिए भी बना के रखूंगा, तो परसों भी आएगी। टेक केयर, बाय बाय। और जो लोग नए लर्नर जुड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ठीक है, चैट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। और यस, कीप पार्टिसिपेटिंग इन द चैट बॉक्स, अपनी फीडबैक देते रहिए, ठीक है, कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, और मजेदार कैसे बनाया जाए, सिवाय मेरी हैंडराइटिंग पे कमेंट करने का। आई नो आई नीड टू इम्प्रूव इट, और मुझे कोई क्लू भी नहीं है कि कैसे अब इससे ज्यादा इम्प्रूव किया जाए, मतलब ये मेरी पीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।